हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कुछ स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो उनके लिए स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चंस में जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन रिएक्शन पे बेस आते हैं, तो आपको सिर्फ वही इंटीग्रेटेड डेटा क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, डाटा वगैरह गिवन होगा, बस आपको देख लेना और उस फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, आज हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से लेक्चर को देखोगे। कोलिजन थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी के पहले कुछ मेन पोस्टुलेट्स हम आपको ओरली बता देते हैं, उसके बाद हम नोट कर देंगे, फिर आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। कोलिजन थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2, ये सिर्फ दो मॉलिक्यूल के लिए ट्रू है। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल हो, दो से ज़्यादा होंगे तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये आप लिमिटेशन भी कह सकते हो कि ये सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट के पास एक सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है और तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो रिएक्टेंट के पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करें तो उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है तो कोलिजन हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, इनको हम लोग बच्चों नोट कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, नंबर 1, reactant molecules must collide with each other to form product. Reactant molecules must collide with each other to form products. It is applicable for bimolecular collision only. It is applicable for bimolecular collision only. यह सिर्फ बाईमॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए ट्रू है। रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस ऑल reactant molecules must possess or reactant molecules must possess minimum amount of energy, must possess minimum amount of energy, minimum amount of energy to form product. ठीक, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट, और इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हम हेडिंग नोट कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? ई होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है? एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मिल जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस हम मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एनर्जी हमेशा नीडेड एनर्जी है, इसलिए ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी और इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय reactant molecules
to form product. It is the minimum amount of energy needed by reactant molecules. reactant molecule को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए, इसलिए इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब कोलाइड करते हैं तो उनके बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो कोलिजन होगा, लेकिन कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा और रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं हो पाएगा। तो मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना चाहिए। देयर कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक, देयर कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। उनका बच्चों जो कोलिजन है वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, मस्ट बी इलास्टिक एंड अलोंग द लाइन ऑफ the line of their internuclear axis। ठीक है, कैसे प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, कैसे इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए वो हम आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं। जैसे एक हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, ये है। ये दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक, एक सिचुएशन है कि जब दोनों मिलेंगे ये इधर निकल गया और ये फिर से क्या हो गया वापस। ठीक, और इसमें फिर क्या होगा, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन, इम्प्रॉपर कोलिजन। ठीक है, दूसरा ये हमारा क्या है, प्रॉपर कोलिजन है। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। प्लस ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। यहां पे क्या है, प्रॉपर कोलिजन हो रहा है। और जब प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, सॉरी इम्प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, इम्प्रॉपर कोलिजन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन प्रॉपर कोलिजन में क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एक तो हो गई बच्चों यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। एक एनर्जी यहाँ पे और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में कुछ हम पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। The activated complex is the activated complex is highly energetically इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। It has
partially broken old reactant bonds and partially formed new product bonds। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इट हैज पार्शियली ब्रोकन ओल्ड रिएक्टेंट बॉन्ड्स। जो हमारा रिएक्टेंट है वो पार्शियली ब्रेक हो जाता है, उसमें पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड होते हैं और पार्शियली न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे पार्शियली फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट बॉन्ड्स भी वहाँ पे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है द कन्वर्जन ऑफ either reactant or product is spontaneous, that is delta G less than 0। ये जो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस होती है और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 या फिर क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये बच्चों जो थ्योरी है ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, आइसोलेट नहीं की गई है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज हाइपोथेटिकल। इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज हाइपोथेटिकल एंड never been isolated। ये पूरी की पूरी तरह की हाइपोथेटिकल है और आइसोलेट नहीं की गई है। ठीक। अब यहाँ पे बच्चों एक एनर्जी और भी यूज होती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं ई टी से। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों, जो रिएक्टेंट की अपनी इनिशियल एनर्जी होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद उसमें हम कुछ एक्सेस एनर्जी मिला देते हैं दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, तब वो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी रखता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है प्लस जो हमने एक्सेस एनर्जी मिलाया दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी व्हिच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, द मिनिमम एनर्जी व्हिच द कोलाइडिंग molecules, the minimum energy which the colliding molecules must have in order that the collision between them, that the collision between them रिएक्टेंट के पास होती है जिसकी वजह से उनका जो कोलिजन होता है मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। एक टर्म यहाँ पे और यूज होता है इस कोलिजन थ्योरी में, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट? जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है the number of collisions per second per unit volume of container। the number of collisions per second per unit volume of collision is known as collision frequency। the number of collisions
that take place per second per unit volume of container per second per unit volume of container is called collision frequency। तो इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों collision frequency। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बच्चों और भी कई टर्म होते हैं। और भी कई टर्म होते हैं जैसे बच्चों ये कोलिजन थ्योरी है, इसने रेट ऑफ रिएक्शन भी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक फार्मूला भी दिया है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसने क्या फार्मूला दिया है वो हम हेडिंग नोट करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, जैसा कि इस थ्योरी ने बताया ही है। ये थ्योरी बाईमॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए ट्रू है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए एंड बी, ए प्लस बी, और ये कोलाइड होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मान लो कि हमारे पास ए और बी के बीच में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो है जेड ए बी। इफ जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफ, एक टर्म यहां पे हमने और यूज किया है एफ। एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose collisions are effective। एफ is the fractions of molecules whose collisions are effective। तो F क्या है, fractions of molecules whose collisions are effective। कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट बना दे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन एफ। क्लियर। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन और एक तो फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज dx/dt। लेकिन इसके अकॉर्डिंग फार्मूला होता है ZAB इंटू एफ। चेंज इन कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट में है तो साइन माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जनरल वे में हम लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है तो बस माइनस dx/dt ZAB इंटू एफ, ये फार्मूला हो गया। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू एफ या फिर ZAB इंटू एफ इज इक्वल टू होता है a टू द पावर माइनस EA/RT माइनस RT। कोलिजन थ्योरी के रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन का ये फार्मूला हो गया, रेट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू एफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलिजन्स आर इफेक्टिव, और ZAB इनटू e टू द पावर माइनस EA/RT। EA/RT सॉरी, ये जो फैक्टर लिखा गया किसके प्लेस पे लिखा गया, एफ के प्लेस पे लिखा गया है। ठीक। और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। F is equals to e to the power minus EA/RT and this factor is known as Boltzmann factor। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो
डिफरेंट हमने एनर्जीज आपको बताई, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस सब को हम एक ग्राफ के माध्यम से स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमें नोट करना है, ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस भी हमारी दो तरह की होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है और एक क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो पहले हम एक्सोथर्मिक के लिए देख लेते हैं, फिर हम किसके लिए देखेंगे, एंडोथर्मिक के लिए। सबसे पहले फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस एक हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पे रिएक्शंस के बाद, रिएक्टेंट बनने के बाद एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है, रिलीज होती है। ठीक, तो ऐसी रिएक्शंस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की क्या होती है, कम होती है। ये हमें बाय थ्योरी पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की क्या होती है, कम होती है। ठीक, अब देखो इसका ग्राफ कैसे हम लोग समझते हैं। इस एक्सेस पे बच्चों ने प्लॉट किया ऊपर एनर्जी, थोड़ा यहां से ले लेते हैं इधर से। ठीक है, इधर है एनर्जी और इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं A प्लस B और उनका जो फॉर्मेशन होता है तो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है, C प्लस D में। तो पहले A प्लस B में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये A प्लस B है और ये है C प्लस D। A प्लस बी रिएक्टेंट है और C प्लस D क्या है, प्रोडक्ट है। ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, PR। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये यहां तक, ये जो एनर्जी की दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पे बनता है। ठीक, तो किसी भी रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो एनर्जी नीड होती है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, E ऑफ फॉरवर्ड। ऐसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को जब हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कराएंगे तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये यहां से ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी या फिर ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज ET। थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज ET। क्लियर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा HR। डेल्टा HR।
ये बच्चों डिफरेंट आपके सामने हमने एनर्जीज को क्या कर दिया, इस पे हमने मेंशन कर दिया, आप आराम से देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से अगर डेल्टा HR देखा जाए तो डेल्टा HR होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ फार्मूले नोट करने हैं, तो फार्मूलों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को बच्चों मिटाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे स्पेस कम है। तो आप लोग सही से ग्राफ देख लो और इसमें जो भी एनर्जीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ फार्मूले लिखने जा रहे हैं, वो आप इस ग्राफ में देख लोगे और आपको समझ में आ जाएगा सही से। क्लियर? तो ठीक है, पॉइंट यहाँ पे हीट एनर्जी इज रिलीज, हीट energy is released in exothermic reactions। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और वो रिलीज एनर्जी क्या है, डेल्टा HR, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसका जो डिफरेंस आएगा लेस देन 0 और निगेटिव, या तो 0 से कम होगा या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में डेल्टा HR का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा HR एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये भी फार्मूला डेल्टा HR का है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा फार्मूला बच्चों ये तो हो गया, इन दोनों में से जो भी एनर्जी आएगी वो सेम आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तीसरा हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज ET। तो चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दो, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड लिख दो, दोनों में से थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, इन सब से थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। और सेम फार्मूले बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए भी फॉलो होंगे। बस करना क्या है आपको, उसका ग्राफ चेंज हो जाएगा लेकिन फार्मूले सब क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो फार्मूले हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम आपको ग्राफ समझा देते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जहां पे हीट एनर्जी आपको देना पड़ता है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा, ये हेडिंग हम मिटा रहे हैं, एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट की कम होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है, ज्यादा होती है। ये A प्लस बी रिएक्टेंट है, C प्लस डी प्रोडक्ट है, ये जो एनर्जी है
potential energy of reactant, potential energy of product, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो एनर्जी है डेल्टा एच आर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों ये एंडोथर्मिक के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। रिएक्टेंट में जो एक्सेस एनर्जी होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट में भी जो एक्सेस एनर्जी देना पड़ता है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इसमें भी फार्मूले बच्चों सब वही होते हैं जो हमने इसके पहले बताए हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे फार्मूले सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो ग्राफ आप आसानी से देख लो और पीई का फुल फॉर्म यहाँ लिख देना। पीई मींस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बाकी सभी एनर्जी हमने आपको बताई हुई है। क्लियर? तो ग्राफ क्लियर हो गया। चलो ये फार्मूले हम नोट कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली बात तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। जो भी डेल्टा एच आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एब्जॉर्ब एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डेल्टा एच आर बच्चों फार्मूला वही रहेगा जो मैंने इसके पहले बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू मोर देन जीरो या पॉजिटिव, मोर देन जीरो और पॉजिटिव। सेकेंड फार्मूला डेल्टा एच आर इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, तो फार्मूले वही हैं, बस यहाँ पे डेल्टा एच आर पॉजिटिव आ जाएगा, वहां पे डेल्टा एच आर क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ऐसे इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए वैल्यू सेम आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इनसे रिलेटेड बच्चों क्या हो गया? ग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि याद करो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और वहां पे मैंने बताया था टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। आज हम उसका मैथमेटिकल रिलेशन देखने जा रहे हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंटली फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature, the rate of reaction or rate constant becomes double। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें या रेट कांस्टेंट की बात करें, दोनों क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, या ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कैंसिल हो गया। के 35 डिग्री सेंटीग्रेड का अपॉन के 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू की वैल्यू होती है 223, ठीक है। देखो रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम सबको पता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी, के एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन सेम है तो ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। अल्फा यहाँ पे तो अल्फा यहाँ पे भी होगा। रेट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा, के एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, के 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो रेशियो आएगा उसको बोलते हैं म्यू। इसकी वैल्यू 223 होती है। म्यू होता है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक। म्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो म्यू को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। एक बार बच्चों हम इसी रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट एट T2 अपॉन रेट एट T1 के एट T2 के एट T1 इज इक्वल्स टू म्यू लिखेंगे और म्यू पे पावर लगा देंगे डेल्टा T बाई 10, डेल्टा T बाई 10। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जैसे 25 से 35 हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हो गया, 10 का हो गया, ठीक। 100 से 200 कर दिया, टेम्परेचर कितना डिफरेंस कितने का होगा, 100 का हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब हम जरा दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं लॉग बेस 10 रेट एट T2 अपॉन रेट एट T1 और log बेस 10 के एट T2 के एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा T बाई 10 log बेस 10 म्यू। तो इस फार्मूले से मान लो एक टेम्परेचर दिया जाए, दूसरा टेम्परेचर ना दिया जाए, म्यू दे दिया जाए, तो आप डेल्टा T वगैरह जो भी है इसमें से कोई भी चीज, अगर एक चीज अननोन है तो आप नोन जो भी अननोन वैल्यू है वो आप आराम से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आज के लिए एनफ है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।